आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। आप सब जानते हैं कि ये न्याय स्थापना अभियान है। इसमें न्याय को प्रचारित प्रसारित करके जनता में जानकारी पहुंचाना, ताकि जनता जागरूक बन सके और अपने न्यायोचित अधिकारों को पहचान सके और उसके विरुद्ध हो रहा अमानवीय व्यवहार बर्ताव रुक सके। आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है। जहां जहां शिक्षा नहीं थी वे सब थोड़े से धूर्तों द्वारा गुलाम बना लिए गए थे। तो आपके बीच में जो थोड़ा सा शिक्षित हो जाता है वो चालाक हो जाता है, और यदि उसके ऊपर कोई सद्भावी और सद्विवेकी लोग नहीं हुए तो ऐसा शिक्षित व्यक्ति धूर्त बनकर जन सामान्य को निरंतर मूर्ख बनाए रखता है और उसे या तो मारता रहता है और या गुलाम बनाता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में वार छिड़ा हुआ है। दोनों देश, आपको लगेगा जैसे कि दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन दो देश नहीं, उसमें लड़ता केवल एक ही है। एक तो अपने को बचाने में लगा रहता है, जो कमजोर है वो अपने बचाव में लगा रहता है, और जो मजबूत है वो आक्रमण में लगा रहता है। इससे ये पता चलता है कि वहां पर कोई सद्भावी, संवेदनशील और विवेकशील कोई नेतृत्व नहीं है, राज्य नहीं है। इसलिए जो अबल वर्ग है उसके न्यायोचित हिताधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि अबल और सबल दो भागों में ये समाज बढ़ जाता है, राष्ट्र बढ़ जाते हैं। उनमें से जो अबल होता है उसको सबल वर्ग या गुलाम बनाने में लगा रहता है या उसे मौत के घाट उतारने में लगा रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और बहुत सारे बंदी बना लिए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तो आप लोग समझ सकते हैं कि सारा जगत ये दो भाग में बटा रहता है। भारत भी दो भाग में बटा है। इसमें एक चालाक वर्ग है जिसमें बुद्धि से बलम तस, जो बौद्धिक विकास जिनका हो गया है, स्कूल जाने का जिनको अवसर मिल गया है, तो वो सब के सब चालाक हो गए हैं। उनमें धूर्तता के लक्षण आ गए हैं। वो इतने चालाक हैं कि उनको आप पकड़ नहीं पाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो बोलते कुछ और रहते हैं, बात कुछ और रहती है। अभी जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं, राजनीति में घुसे हुए हैं, सब इसी मानसिक खोपड़ी के लोग हैं, और प्रायः इसी प्रकार के लोग प्रशासन में भी घुसे हुए हैं। तो पूरा राजनैतिक और प्रशासनिक तबका दोनों में ये शिक्षित वर्ग घुस गया है, और इसके ऊपर कोई संवेदनशील और विवेकशील लोगों का नियंत्रण स्थापित नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि ये जगत
दो भाग में बट गया है। हर देश दो भाग में बटा है। फिर दो देश ऐसे ही अबल और सबल के रूप में बटे हुए हैं। ऐसे ही सभी जितनी भी इकाइयां हैं वो सब आपस में दो भागों में विभक्त हो गए हैं। एक जो कमजोर वर्ग है और एक जो मजबूत वर्ग है, अबल और सबल। तो ये दोनों आपस में एक भयंकर वैमनस्य के शिकार है। इनमें जो सबल है वो लगातार आक्रमण करता रहता है और जो अबल है वो लगातार आत्मरक्षण के लिए संघर्ष करता रहता है। तो जो चालाक वर्ग है मानसिक रूप से वो इस समय हावी है। स्कूल जगह जगह खुल गए हैं, शिक्षा में वे घुस रहे हैं और हर चालाक अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चालाकी की शिक्षा देकर और कमजोरों को निशाना बना रहा है। तो जो भी इसमें अबल रह जाएगा, मूर्ख रह जाएगा, वो इन चालाक बुद्धिजीवियों के द्वारा गुलाम बना लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। उसके रिसोर्स छीन लिए जाएंगे और वो लगातार इनके मकड़ जाल में फंसा रहेगा। उसके नीचे की सारी मिल्कियत उससे ये छीनते रहेंगे, उसको कमजोर बनाएंगे। जब वो कमजोर हो जाएगा उनके कूटनैतिक प्रपंच के द्वारा, तब उसे वो आसानी से गुलाम बना लेंगे। सस्ता से सस्ता लेबर में उसे कन्वर्ट कर देंगे। उसके जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी उनके द्वारा दी जाने वाली मजदूरी से संभव नहीं रह जाएगी। तो वो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए चेहरे पर 3 हड्डियों का त्रिभुज बनाए घूमते रहेंगे, आजीवन परेशान रहेंगे, गरीबी का जीवन जिएंगे। ना तन पे उनके अच्छे कपड़े होंगे, ना पेट में अच्छा खाना होगा, ना ही रहने के लिए अच्छा घर होगा। और जो भी बौद्धिक दृष्टि से चालाक हो गया है वो सब इन चीजों को हड़पता हुआ चला जाएगा और अपनी ये सारी चीजें बढ़ाता हुआ चला जाएगा। बाकी सबको लेबर क्लास में कन्वर्ट करता रहेगा, उनके शिक्षा के अवसर समाप्त करता रहेगा। जितने अधिक को अनपढ़ हो रख सकेंगे उतना सस्ता लेबर आपको गुलाम मिल जाएगा। तो उन सस्ते श्रमिकों को उनकी भीड़ जब ज्यादा होती है तो उनका मजदूरी दर, उनके मजदूरी की दर नीची हो जाती है और ये ऑटोमेटिक है बाजार की गतिविधियों के द्वारा। तो वो नीची दर से उनको भुगतान किया जाएगा तो उद्यम में मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो वो सारा प्रॉफिट वो अपने को मालिक मानेंगे और उसको रख लेंगे और उसे पूंजी में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर पूंजी के जरिए फिर से नया उद्यम लगाएंगे और उसका मालिक बन जाएंगे। फिर उसमें सस्ता लेबर, ये सस्ता लेबर जहां भी मिल रहा है वहां पे आप देखें ये इन धूर्तों की फैक्ट्रियां पहुंच रही। पहले अमेरिका और आसपास के कंट्रीज में जब सस्ती लेबर सुलभ रही वहां लगे रहे, फिर वहां से भाग भाग के दूसरे क्षेत्रों में भी फैक्ट्रियां शिफ्ट हुई। अभी चीन में लग गई थी 15-20 साल पहले। अब वहां क्योंकि आर्थिक विकास हो गया है तो अब जो है वो भाग करके किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहेंगे और वहां सस्ता से सस्ता लेबर पाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में बैठी हुई कंपनियां ऑनलाइन सस्ते लेबर से काम करा रही दूर दराज के देशों से।
तो जब आप इनको देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, सस्ता लेबर, सस्ता लेबर, सस्ता लेबर। सस्ते लेबर के लिए अनपढ़ रखो, अनपढ़ रखो, अनपढ़ रखो। अनपढ़ रखने के लिए इसको गरीब बनाओ, गरीब बनाओ, गरीब बनाओ। गरीब बनाने के लिए इसका रिसोर्स छीनो, रिसोर्स छीनो, रिसोर्स छीनो। इसको बोलो कि तुमको जमीन नहीं, जमीन पर तुम काम करो, जमीन के मालिक मत बनो, दुकान के मालिक मत बनो, तुम दुकान पर काम करो। हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि खेतों में काम मत करो, पहले खेतों के मालिक बनो। हमेशा अपने खेत में काम करो, जमीन अर्जित करो। जमीन आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि रेपो रेट लगा दिया गया है मुद्रा पर और आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मुद्रा पर रेपो रेट समाप्त कर दिया जाए और सबका खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खोल दिया जाए तो देश के सभी नागरिकों को जमीन किसानी के लिए मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और व्यापार के लिए पूंजी मिल जाएगी। तो कृषि क्षेत्र में भी गुलामी खत्म हो जाएगी और वाणिज्यिक क्षेत्र में भी गुलामी खत्म हो जाएगी। दूसरे की दुकान में, दूसरे के फर्म में, दूसरे की फैक्ट्री में काम करने जो जाते हो तो तुम वहां पे नौकर हो जाते हो, दास हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो। स्लेवरी तुम्हारे सर पे लद लेती है। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में जब तुम दूसरे किसी जमींदार के जमीन पे जाके काम करते हो, फसल का मालिक दूसरा हो जाता है। ऐसे करके आपको न्यूनतम भुगतान पर टिका दिया जाता है। तुम्हारी संख्या ऐसे बढ़ा दी जाएगी बड़े पैमाने पर, तो अधिक संख्या के कारण लेबर सस्ती हो जाएगी। चीन में भी चूंकि लेबर महंगी हो गई थी तो वहां पे जो बैन लगा हुआ था कि 2 बच्चों के ऊपर सजा मिलेगी, वो सब खत्म कर दी गई और अधिक से अधिक बच्चे करने का वहां प्रोत्साहन दिया जा रहा है चीन में, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी चीन में। फिर भी वहां पे बैन हटाकर वहां सस्ता लेबर का कानून ला दिया गया। अधिक से अधिक बच्चे करो ताकि लेबर सस्ती हो सके। तो वहां प्रोत्साहन दिया जा रहा है अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में, जो पिछले कम से कम 10-15 साल से वो बैन लगा रखा है, रोक लगा रखा था जनसंख्या बढ़ने पर। अब चूंकि लेबर महंगी होने लग गई तो वो फिर से जनसंख्या खोल दी, फिर बढ़ाओ। आप विचार करके देखें कि ये सब कितनी खतरनाक मनोवैज्ञानिक थ्योरीज हैं। आम जो अनपढ़ वर्ग है इनके सबके मकर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। और ये ना सोचें कि ये कोई अवैज्ञानिक काम में लगे हैं, बल्कि ऐसा समझ लें कि इनकी स्वाभाविक दशा ही ऐसी है। मानसिक तल का आदमी ऐसा ही होता है। तो आपको भावनात्मक विकास की ओर जनता को ले जाना होगा। इनमें से कुछ लोग अगर 100 में एक आदमी भी आप भावनात्मक रूप से विकसित हो जाते हैं तो इन 99 का आप उद्धार कर सकते हैं। क्यों? मानसिक लोगों पर भावनात्मक लोगों का प्राबल्य होता है। ये मानसिक चालाकों को भावनाशील लोग नियंत्रित कर लेते हैं और उसके कारण है कई उपाय स्वभावतः ही हो जाता है। और जब विवेकशील लोग जन्म लेने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, तब भावनाशीलों पर भी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आप उदाहरण के लिए समझें, भारत कृषि प्रधान देश बना हुआ था, शिक्षा उच्छा खत्म थी, स्कूल की जगह अखाड़े जगह जगह गांव गांव में खुलते थे। उस समय सब पिछड़े हुए थे,
पीक्यू की दशा में थे, शारीरिक दशा में थे, ज्यादा से ज्यादा खेती किसानी कर सकते थे, तो देश इसीलिए कृषि प्रधान हो गया। 90% लोग सब कृषि में ही लगे रहते। फिर जब स्कूल खुले तो मानसिक विकास हुआ, बाजार खुलने लगे, दुकानें बनने लग गई, तो बहुत सारे लोग कृषि छोड़ छोड़ के व्यापार की तरफ उन्मुख होने लगे। जब जहां शिक्षा नहीं थी, तो जब मानसिक लोग यहां ज्यादा नहीं थे, सब कृषि प्रधान थे, तो उसी समय अंग्रेज व्यापारी लोग बाहर से आए और यहां पे आपके राजा बन गए। क्यों? आप पिछड़े हुए थे। तो जो कोई भी बाहर से आया वो आपका राजा बन गया। अब आप लोकल होके आपकी सारी स्थिति परिस्थिति सब आपके हाथ में थी और आप गुलाम हो गए। आपने कभी सोचा कि ये क्या है? आजादी के समय भी अंग्रेजों की संख्या 1 लाख के आसपास थी और आप लोग 35-40 करोड़, और फिर भी आप उनके गुलाम थे। तो गुलाम कैसे हुए? आप पिछड़े थे। बहुत सारी भैंसों को अकेला एक चरवाहा बड़ी आसानी से चराता है, बहुत सारी भेड़ बकरियों को एक अकेला पीक्यू स्तर का आदमी भी उसे चरा देता है। कैसे? वो बहुत पिछड़े हैं, उनका मानसिक विकास बिल्कुल नहीं। तो जो पिछड़ा है वो ऑटोमेटिकली गुलाम हो जाता है। इसलिए मानसिक आदमी से सावधान रहो, वो तुमको गुलाम बनाता रहेगा। इससे अच्छा है कि तुम भी शिक्षित बनो, और तुम दूत मत बनो शिक्षित होकर के, बल्कि शिक्षित होकर के सही गलत को जानना सीखो, सत्य में आस्था रखो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सद्भावनाओं का विकास होगा। तब तुम इन आईक्यू वालों की धूर्तता को आसानी से नियंत्रित कर सकोगे। गुलामी से छुटकारे का यही उपाय है। अंग्रेज को खदेड़ने से, मुगल को खदेड़ने से आप आजाद नहीं हो सकते, बल्कि जीवन के विकास को प्राप्त होकर के आप आजाद हो सकते हैं। आप पीक्यू से आईक्यू में जाइए, आईक्यू से ईक्यू में जाइए, ईक्यू से एसक्यू में जाइए। माने शारीरिक विकास के ऊपर मानसिक विकास कीजिए, मानसिक विकास के ऊपर भावनात्मक विकास कीजिए, भावनात्मक विकास के ऊपर चेतनात्मक विकास कीजिए। तभी आप आगे सुखी रह सकेंगे। नहीं तो गुलामी आपका दुर्भाग्य है। कोई भी समाज यदि पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा तो गुलामी से आजाद हो जाएगा। पूर्णता यानी चारों डायमेंशन विकसित हुए मनुष्य जब आपके समाज में मिलने लग जाए तो समझना कि समाज पूर्णता को प्राप्त हो गया। इसमें कुछ पीक्यू भी होंगे, कुछ आईक्यू भी होंगे, कुछ ईक्यू भी होने चाहिए और कुछ एसक्यू भी होने चाहिए। पीक्यू को आप समझ लें जैसे एक ऑफिस में जैसे प्यून है, क्लर्क है आईक्यू, और मैनेजर है ईक्यू, और डायरेक्टर है एसक्यू। तो ये कंपनी का ऑफिस खुल गया, एक समूह बन गया। इस समूह को ही समाज कहते हैं। अगर समाज में ये चारों क्यूज मौजूद हो तो ये समाज मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसकी गुलामी टूट जाती है। इसमें कोई गुलाम फिर एक दूसरे को नहीं बना पाता, क्योंकि गुलाम बनाने वाले से ऊपर वाले भी मौजूद हैं। मानसिक आदमी गुलाम बनाता है, पीक्यू को गुलाम बनना पड़ता है। जो शारीरिक दशा में है वो गुलाम बन जाता है, और जो मानसिक दशा में है वो गुलाम बना देता है। भावनात्मक दशा वाले को दर्द देता है, वो कहता है क्यों गुलाम बना रहे हो, तो मानसिक वाले को डांट डपट के नियंत्रित कर लेता है कि दूसरे को सता क्यों रहे हो, अपना अपना काम करो, किसी को गुलाम मत बनाओ। तो पीक्यू वाला उस पर रोक लगाता है। पीक्यू वाले को गुलाम बनाने पर वो रोक लगाता है। कौन? ईक्यू वाला, इमोशनल क्वेश्चन का। तो पीक्यू को गुलाम बनने से बचाने का काम क्या? उसको आईक्यू वाले गुलाम ना बना लें, इसके लिए ईक्यू वाले काम करते हैं। और एसक्यू वाले इस पूरे रहस्य को जानते हैं कि कैसा क्या ये बवाल है, तो उसका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं आसानी से।
तो ये एक समाज की 4 डायमेंशनल ये स्थिति है। हर जगह ये आपको चारों चीजें मिलेंगी हर दफ्तर में। उसमें प्यून भी होगा, उसमें क्लर्क भी होगा, उसमें मैनेजर भी होगा, डायरेक्टर भी होगा। एक कोई छोटी सी कंपनी का दफ्तर है, चारों मिलेंगे आपको। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतनात्मक 4 प्रकार के मनुष्य आपको समाज में मिलेंगे। 5वां होता है अपराधी। अपराधी कौन है? जो बदमाशी करता है, दूसरों के हितों का नाश करता है, दूसरों को गुलाम बनाता है। तो जो भी इसमें अपराध करता है उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। उसको सजा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसे बाहर छोड़ दो सीमा रेखा से। जो भी आपके राष्ट्र की, समाज की, बस्ती की सीमा रेखा है, आप उसके बाहर उसको जंगलों में रहने के लिए अनुमति दे दो। वो पशु तुल्य रहता है, उसको जंगल में रहने दो। तो जो भी किसी को गुलाम बनाता है उसको बस जंगल में ड्रॉप करो, वो सारी नौटंकी उसकी ठंडी पड़ जाएगी। वो फिर आएगा, एक्सक्यूज भी करेगा और आराम से रहेगा समाज में। क्योंकि उसे पता है कि अगर फिर से बदमाशी किया, अन्याय किया, किसी के हितों को मारा, तो उसे फिर से जंगल में ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इस घबराहट से समाज में वापस आ जाता है, आसानी से रहता है। हमने बताया आपको कि रूस और यूक्रेन क्यों युद्ध हो रहा है। यूक्रेन अबल है, रूस सबल है। तो वहां का जो आईक्यू वाला है वो ज्यादा ताकतवर हो गया है, तो वो इनको भी गुलाम बनाने के चक्कर में लगा रहेगा। एक देश भी जो मजबूत है वो अपने से कमजोर देश को गुलाम बनाने के चक्कर में लगा रहता है, क्योंकि उन देशों में भी प्रमुख जो है वो आईक्यू वाला ही कोई ना कोई बैठा रहता है। तो इसे समझने वाली बात है। अबल और सबल कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई समूह हो सकता है, कोई देश भी हो सकता है, कोई संप्रदाय हो सकता है। तो एक जो अबल है वो किसी सबल संप्रदाय का शिकार हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत जब विकास यात्रा इसकी पिछड़ी हुई थी, उसी बीच में बाहर के लोग जो भी सबल हो रहे थे वो आक्रमण कर करके भारत पर कब्जा कर रहे थे। जैसे रूस आक्रमण करके यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। तो इसी स्टाइल में आपने देखा कश्मीर में कि वहां पर जो सबल वर्ग है वो हावी हुआ और उसने अपना कब्जा बनाने का प्रयास किया। तो वहां जो कमजोर वर्ग था उसको मारना शुरू किया। तो वो लोग कश्मीरी पंडित भाग भाग के बाहर शरणार्थी होने लगे और लाखों की संख्या में वहां से उनको पलायन करना पड़ा। वहां गांव में घर खाली पड़े हैं उनके, वीडियोज उपलब्ध है यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित कैसे कैसे वहां से भाग भाग के, कौन अपना घर छोड़ना पसंद करेगा भाई, इतना अच्छा घर जब बना के रह रहा, जमीन जायदाद है वहां, तो क्यों भागेगा? नहीं, जो दूसरा गैंगस्टर है वो सबल हो गया है, तो वो अपने से कमजोरों पर लगातार हमले करता रहेगा। तो उनको डराएगा, धमकाएगा ताकि वो भाग जाए छोड़ के, तो वो जमीन जायदाद उसके कब्जे में आ जाए। तो जो आक्रमण कर रहा है वो क्यों करता है? आपके रिसोर्स छीन ले। तो वहां वो जो रिसोर्स छीन के भागे या सस्ता बेच के भागे, बस उनको मिल गया। डराओ चमकाओ तो करोड़ों की जो है जमीन वो हजारों में मिल जाएगी। आप डर के मारे भागेगा तो जाते जाते जो फ्री में छोड़ रहा है तो इससे अच्छा तो कौड़ियों में बेच के चला जाएगा। तो अब देखें, एक ही चीज है, चाहे वो कश्मीर में हो रही है और चाहे वो यूक्रेन में हो रही है। ये दो चीजें नहीं, एक ही चीजें। जो भी जहां
सबल सिद्ध हो रहा है, वो अपने से अबल को लगातार धमकाता है, लगातार उसे मजबूर करता है, न मानने पर मार भी देता है, या मौत या गुलामी, मौत या गुलामी, बोलो क्या मंजूर है? मौत स्वीकार करो या गुलाम बनो या भाग जाओ। तो जिनको ना गुलामी स्वीकार हुई ना मौत स्वीकार हुई, वो वहां से भाग गए। गुलाम कैसे बनोगे कि तुम भी वहां पे इस्लाम कबूल कर लो, तुम गुलाम हो गए। जितने लोग अन्य गांव में जो वहां पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उन्हीं गांव में भी वो कौन है? वो जिनको डराया धमकाया और वहां मुसलमान हो गए, तो वो अभी भी उन गांव में रह रहे हैं। वहां मुगल कौन सा था? अरब कंट्री तो वहां कहां है? मोहम्मद कब आए वहां? तो वहां मुगल कोई नहीं, इन्हीं को पकड़ पकड़ के जो कमजोर है उनको मुगल बना दिया, उनको मुस्लिम बना दिया। बाबर आया तो यहां जाने कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, उनकी पूरी पीढ़ी मुगलिस्तान बना के चली गई। तो वहां भी इसी तरह कोई ना कोई अनेक नामों से कोई मुगल आता है, कोई खिलजी आता है, तो कोई एलजी आता है। आप देखें अनेक नामों से ये आक्रमणकारी आते हैं सब जगह। अभी आप देखें पुतिन कैप्चर किए पड़ा है लगातार यूक्रेन में, जो भी कमजोर सिद्ध होगा उसका बैंड बजा दिया जाएगा। श्रीलंका फंस चुका है, वहां 1-1 रुपए की तबाही पैदा कर दी गई है। वो रोटी के लिए संघर्ष करते हुए गुलाम हो जाएंगे। चीन ने वहां भी डेरा डाल रखा है। जैसे जैसे चीन सबल हो रहा है, वैसे वैसे आजू बाजू लोगों को पहले कमजोर बनाएगा, उनके रिसोर्सेज छीनेगा, फिर धीरे 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 उनकी जगह पर कब्जा कर देगा। तिब्बत का वही हाल किया जो यूक्रेन का कर रहा है रूस। या तो उसकी गुलामी स्वीकार कर लो और या भुगतो। कश्मीर में आप अगर सोचते हैं कि ये नौटंकी खत्म हो, तो एक ही काम करना पड़ेगा, एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। दो बातें, ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित करो, गृहस्थ आश्रम स्थापित करो। ये सनातन धर्म में मौलिक। आप सनातन धर्म से भागे हुए हो, इसलिए हिंदू बनकर, कश्मीरी पंडित बनकर, हिंदुस्तानी बनकर अपना कत्ल करवा रहे हैं। शिक्षा ना देने से वो पीक्यू में रह गया। तो जितना ज्यादा ज्ञान विज्ञान कमजोर है, उतना ज्यादा भय बढ़ेगा। भय बढ़ेगा तो पलायन होगा। भय, शोषण, लूट और हत्या, ये सब उनके साथ होगा। उसका परिणाम होगा पलायन या उनका धर्म का भूलनामा। सबसे अच्छा है कि आप सनातन धर्म के सिद्धांतों को लागू कर लो। सनातन धर्म जो है वो कहता है 25 साल तक विद्यार्थी जीवन है आपका, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ, फिर विवाह संस्कार कराओ, गृहस्थ में ले जाओ। विवाह माने रोजगार होता है। कई लोगों की बुद्धि में न समझ में आएगा कि विवाह माने रोजगार। विवाह माने विशेष रूप से कार्यभार वहन करना। शादी का जो संस्कार था वो पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता था। विवाह में तो आप फंस गए धीरे धीरे, ये दोनों एक साथ ही होते थे, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। मूल नाम इसका
विवाह संस्कार जो है वो रोजगार के अर्थ में। गृहस्थ में प्रवेश करते समय आपको एक कार्यभार दिया जाता था वहन करने के लिए विशेष रूप से। विशेष क्यों कहते हैं उसको? विशेष इसलिए है क्योंकि आपके लिए ये यूनिक होता था कि आप जो है मान लीजिए पीक्यू के हैं तो आपके लिए कृषि एक विशेष कार्य है, आप आईक्यू वाले हैं तो वाणिज्य एक विशेष कार्य है आपके लिए, आप ईक्यू वाले हैं तो राजकीय पद आपके लिए विशेष कार्य है, राज कर्मचारी बनी, जनता की सेवा की, जनता को शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण दी। अगर एसक्यू वाले हैं तो आप नेतृत्व करिए, राजनीति में जाइए। तो ये 4 विशेष कार्य थे, इनको वहन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। तो चारों कार्य गृहस्थों के हैं। आपने इस सनातन सिद्धांत को हटा दिया है तो शिक्षा की जो श्रमनिष्ठा थी, विद्यार्थी जीवन, विद्या का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद रोजगार का जो कार्यक्रम था वो भी समाप्त हो गया, गृहस्थ आश्रम खत्म कर दिया गया। ये दोनों चीजें, एजुकेशन टू ऑल देन एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, ये दोनों इंप्लीमेंट करो। अगर एक भी कोई धर्म, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, एक भी कोई धर्म बच जाए तो बताना। ना कोई हिंदू बचेगा, ना कोई मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा। बस 2 काम करना है, शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। ये सनातन धर्म का मूल एजेंडा है। एजुकेशन टू ऑल देन एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, ब्रह्मचर्य आश्रम देन गृहस्थ आश्रम, विद्यारंभ संस्कार फिर विवाह संस्कार। 2 काम करो। कोई कश्मीरी पंडित को भागना नहीं पड़ेगा। वहां एजुकेशन टू ऑल 25 साल पूरा निःशुल्क शिक्षा लागू करो और उसके बाद निःशुल्क रोजगार लागू करो। हर आदमी जो इस्लाम में घुस गया है भाग के वापस सनातनी हो जाएगा, जो बौद्ध हो गया है सनातन धर्म में वापस आ जाएगा, जो हिंदू हो गया है वो सनातन धर्म में वापस आ जाएगा, जो जय श्री राम चिल्ला रहा है वो सब बंद करके जय श्री सत्य बोलने लगेगा। जय श्री राम तो इसलिए कि मुंह में राम बगल में छुरी। भगवान बुद्ध का मोटा मोटा जो मूर्ति ऊंचा ऊंचा बनाते हो, पटेल का बनाते हो, गांधी का बनाते हो, ये सारा धंधा तुम ये 2 चीज लूटने के लिए ही करते हो। ये 2 चीजें, शिक्षा और रोजगार, जब तुम बदमाश हो जाते हो तो आम आदमी का शिक्षा रोजगार ही लूटते रहते हो। 2 ही चीजें आप लूट सकते हो, शिक्षा और रोजगार। बाकी कोई चीज लूटने से फायदा नहीं, वो गुलाम नहीं बनेगा। अगर शिक्षित है और रोजगार से भरा हुआ है, आप उसका सोचोगे मोटरसाइकिल उठा ले जाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षा रोजगार है वो सब इंतजाम कर लेगा। बाकी चीज लूटने से कोई लाभ नहीं। जनता का शिक्षा और रोजगार अनिवार्य रूप से करो। इसीलिए सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम ये रखे गए। अब वानप्रस्थ आश्रम इसी को बनाए रखने के लिए उपनायक बनाए गए। उपनयन संस्कार करा के वानप्रस्थी बना दिए तो उनकी जिम्मेदारी रहती थी कि ये दोनों को इंप्लीमेंट रखें, लागू करके रखें। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम को, शिक्षा और रोजगार के आश्रम, ये दोनों जनाधिकार देते रहे। फिर इसके बाद इस धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास आश्रम बनाया गया कि इन्हीं दोनों बातों का, शिक्षा और रोजगार का प्रचार करो जाके पूरी दुनिया में। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सुखी रहे सारा संसार। ये दोनों करके देख लो। अगर एक भी दुखी मिले तो हमको आप बताना। वो कहेंगे शिक्षा और रोजगार दी तो जा, नहीं, तुम देने का तो धंधा ही छोड़ दो, तुम सिर्फ इस पे जो रोके हैं वो हटा लो, अपने आप मिल जाएगी। शिक्षा और रोजगार ये दोनों सरकारें पूरी दुनिया की रोकती हैं। आप सोचते हो वो देती हैं, नहीं, केवल रोक लगाते हैं।
वो जो विद्यालय बनाए जाते हैं, वो जो जिला शिक्षा अधिकारी है, वो जो सब जगह बैठाए हुए जो बोर्ड है, मंडल है, कमंडल है, बंडल है, ये सब जो बनाया हुआ है आपने, ये काहे के लिए है? आप इनको जाके देखिए कि ये रोकने के लिए। और वो जो आपने बैंकिंग एक्ट बनाया है, एक स्कूलिंग और एक बैंकिंग, ये दो एक्ट आपने बनाए हैं, ये शिक्षा के नियंत्रण के लिए, रोजगार के नियंत्रण के लिए। उनकी पॉलिसी पढ़ लीजिए आप, वो केवल नियंत्रण शब्द इस्तेमाल हुआ है। टू कंट्रोल, मॉनेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आरबीआई, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग, कि विकास को नियंत्रित रखना, विकास हो ना जाए, मौद्रिक विकास ना हो जाए। मुद्रा का पूरे देश में फैल जाना ही समृद्धि है, विकास है। पूंजी अगर पर्याप्त मात्रा में सुलभ है, आप कितनी ही आप उद्यम पर उद्यम लगाएंगे। अपनी पूंजी, सब लोग अपना ही मकान को इनकैश करके पूंजी में कन्वर्ट करके, अपनी जमीन को इनकैश करके पूंजी में कन्वर्ट करके पूरे देश में उद्यम ही उद्यम लगा लेंगे। तो आपने नियंत्रण वहां लगा रखा है। तो ये बैंकिंग एक्ट एक नियामक नियंत्रणकारी षड्यंत्र है, स्कूलिंग एक्ट एक नियंत्रणकारी षड्यंत्र है। सतयुग में जब जाओगे तो वहां पर ये दोनों षड्यंत्र समाप्त कर दिए गए थे। यहाँ पर एजुकेशन पूरी तरह से फ्री था, कोई भी एजुकेशन किसी को दे सकता था। सतयुग में शिक्षा दर दर और घर घर खुली हुई थी। और इसी तरह से सतयुग में भी आप आश्चर्य करेंगे, डिजिटल करेंसी चल रही थी, उसका नाम लोपामुद्रा था। ये लुप्त मुद्रा जो प्रत्यक्ष नहीं रहती, परोक्ष रहती है, उसे लोपामुद्रा कहते हैं। अकाउंटिंग की जांच लोपामुद्रा करती थी बीच बीच में। तो पाया जाता था कि सब जिनका जो दैत्य लोग हैं उनका सब एक्सेस पाया जाता था, और जो मनुष्य लोग के राजागण हैं उनका सबका इक्वल पाया जाता था। जितना आए उतना व्यय जाने। तो ये लोपामुद्रा की कहानी जब पढ़ेंगे आप हतप्रभ रह जाएंगे। सतयुग में करेंसी हमेशा अंक लेखित प्रणाली ही चलती है। उसमें पारदर्शिता होने के कारण चोरी, भ्रष्टाचार, गबन, घोटाला, धोखाधड़ी और नकली मुद्रा, काला धन, ये सब खत्म हो जाता है। अंक लेखित प्रणाली का प्रयोग करें, ये इकोनॉमिक्स की डिवाइन पद्धति है। अंक लेखित प्रणाली ये प्राचीन भारतीय पद्धति है। आधुनिक शब्दावली में आप इसे डिजिटल करेंसी सिस्टम कहते हैं। 111 न्याय प्रस्तावों में से, हमारे 111 न्याय प्रस्तावों में से पहला प्रस्ताव है, पहला न्याय प्रस्ताव डिजिटल करेंसी सिस्टम, आंकिक मुद्रा प्रणाली। आप आंकिक मुद्रा प्रणाली आप लॉन्च कर दीजिए और उसके बाद आप हतप्रभ रह जाएंगे कि जैसे ही कागजी नोट और धातु के सिक्के बंद होंगे, करेंसी केवल डिजिटल फॉर्म में चलने लगेगी। वो लिखने के बाद ही वो बनती है मुद्रा, तो लिखा पढ़ी में ही वो होने के कारण इसे अंक लेखित प्रणाली भी कहते हैं। ये रोजगार के लिए अपने आप में वरदान है। एक भी कोई गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पूंजी का भाव, एफडीआई की भीख, लोन की भीख, इंटरनेशनल लोन, अभी पता चला 125 लाख करोड़ का कर्जा में आप डूब चुके हैं। अब बढ़ता ही जा रहा है कर्जा। वो लोग 81 से खर्चा करते चले जा रहे हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे कि आप कैसे बुरी तरह फंसते जा रहे हैं बनियों के चंगुल में, सेठों के चंगुल में, माने पूंजीपतियों के चंगुल में आप बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। करेंसी को डिजिटलाइज करो, करेंसी को, तो सभी पूरा जो वाणिज्यिक वर्ग है उसकी गुलामी टूट जाएगी।
कोई बनिया गुलाम नहीं, सब अपनी दुकान खोल सकेंगे। कोई किसी के माल में काम नहीं करने जाएगा, तब कोई किसी के फर्म में, कंपनी में, फैक्ट्री में कोई एक आदमी भी नहीं जाएगा। करेंसी अगर डिजिटल हो जाए, सबका खाता वहां पर अनिवार्य कर दिया जाए आरबीआई में, एक भी आदमी किसी भी दुकानदार के यहाँ काम मांगने नहीं जाएगा, नौकरी मांगने नहीं जाएगा। कोई फैक्ट्री में एक भी लेबर आवेदन नहीं करेगा। दावा है हमारा, करके देख लीजिए। करेंसी को डिजिटलाइज कीजिए, वहां से मुद्रा को, लिक्विडिटी को वहां से सबके लिए सामान्य बना दीजिए। नियंत्रण हटाइए अपना। ये देश के आर्थिक विकास को नियंत्रित करते हैं, देश की आर्थिक समृद्धि को नियंत्रित करते हैं, देश के रोजगार को नियंत्रित करते हैं, और उसके लिए वो नियंत्रणकारी कानून बना के बैंकिंग एक्ट लागू कर देते हैं। और आप सोचते हैं आपके हित के लिए किया गया है, वो बताया भी जाता है कि आपके हित के लिए बनाए गए। अब वो जैसे ही आप वहां रेपो रेट लगाते हो, पूरे देश में सूदखोरों की चांदी हो जाती है। अब आपको बताया गया है कि सूदखोरों से छुटकारा दिलाने के लिए बैंकिंग प्रणाली लाई गई। नहीं नहीं नहीं, सूदखोरों से छुटकारा नहीं दिलाया आपने। ये चूंकि बहुत सारे धंधे चल रहे थे, तो बहुतों के पास ये पैसा जाता था, तो उसको सेंट्रलाइज करके चंद सेठों के पास जाए, इसके लिए आप नहीं लगाया। धूर्त कभी सही काम कर ही नहीं सकता। राजनीति में चारों तरफ, हर कंट्री में धूर्तों का जमावड़ा है। सब शिक्षित वर्ग घुस गया है उसमें, और न उसमें संवेदना है, न सद्विवेक है। तो ये सबके हिताधिकारों को लूटना, उनको मारना, उनको खदेड़ना, उन पर हमले करना या कराना, ये लगातार वो करते रहते हैं, और उनसे सारी जमीन जायदाद छीनते रहते हैं। तो कश्मीर में कश्मीरों पंडितों का पलायन वहां पे सिर्फ इतनी सी ही बात का है। कश्मीर में एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल घोषित कर दीजिए। एक भी कोई मुगल ना हमला करेगा, ना मुस्लिम हमला करेगा, ना लोधी वंश करेगा, ना क्रोधी वंश करेगा। भैया सब सामान्य हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। करके देखिए, एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। और ऐसा नहीं कि आपको कोई बजट देना है, सिर्फ आप रेपो रेट हटा लो वहां से, केवल कश्मीर से हटा लो, चलो बाकी देश में लगाए रखो, अपने आप पता चल जाएगा। केवल कश्मीर से हटा लो और वहां पे कह दो कि सबको वहां पर अपनी कोई भी ठोस संपत्ति को लिक्विडाइज कराने का अधिकार है। बस पूरा कश्मीर विकसित हो जाएगा। सारा जम्मू एंड कश्मीर, तमाम उद्यमिता फैल जाएगी, कोई गरीब नहीं बचेगा। तो वो जो हमले करते हैं, दरअसल वो जो गरीब रहते हैं सोचते हैं अमीरों को लूट लो, उनकी जमीन जायदाद छीन लो। नहीं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट टू ऑल का सिद्धांत मिल जाए तो वो काहे के लिए किसी जमींदार को छीनेंगे, कहेंगे अपना अपना करो। जहां भी दुनिया में कोई भी उपद्रव है, आप शिक्षा रोजगार अनिवार्य कर दो। और अनिवार्य में ऐसा भी नहीं कि आपको देना है, सरकार से तो हम अपील करते हैं, लाइव बोल रहे हैं कि पूरे देश को हम एजुकेशन दे देंगे, आप सिर्फ एनओसी दे दो। पूरे देश को हम रोजगार दे देंगे, आप सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री से एनओसी दे दो, एचआर मिनिस्ट्री से आप एनओसी भिजवा दो उनको। हम केवल एनडीएस के माध्यम से ही सबको एजुकेट कर देंगे और सबको एम्प्लॉयमेंट भी दे देंगे। एनओसी दे दो कि हम जो भी, अब कुछ नहीं, एजुकेशन ऑनलाइन कर दो, सब तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, एक ऐप से पूरी दुनिया को शिक्षा दे सकते हो। दूसरी बात, करोड़ों रुपए की सिर्फ फीस की कहां जरूरत है, बिना पैसे के एमबीबीएस की डिग्री दी जा सकती है। एमबीबीएस की डिग्री दे दो, इंजीनियरिंग की डिग्री दे दो, आपको 1 रुपए खर्च किए बिना आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें करोड़ों रुपए की फीस की कहां जरूरत है, तो एक ऐप से हो जाएगा। सरकार जब चाहे तो एनओसी हमको दे दे,
हम सबको एजुकेशन टू ऑल कर देंगे, नहीं तो ये आने वाले पिछले हजारों साल से अनपढ़ रखे हुए हैं और आगे आने वाले हजारों लाखों साल तक आपको ऐसे ही रखेंगे। अनपढ़ और गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार, गंवार गरीब, गमगीन और गुलाम। जब आप गंवार हैं, गरीब हैं, तो आप दुखी रहेंगे और दास हो जाएंगे, माने गुलाम है। गंवार तब रहेंगे जब आपको शिक्षा ना मिले, गरीब तब रहेंगे जब आपको रोजगार ना मिले, और गमों से भरा हुआ जीवन तब जिएंगे जब आपके पास पैसा ना हो, धन ना हो। धन के बिना सुख कहां, असुख के बिना शांति कहां, स्वास्थ्य कहां, स्वतंत्रता कहां। दुखी आदमी कहीं भी गुलाम हो जाएगा। धन नहीं है, मच्छरदानी नहीं खरीद सकोगे, मच्छर काटेंगे, दुखी हो जाओगे और मन अशांत रहेगा, ठीक से नींद नहीं आएगी। छोटी सी बात से समझ सकते हो, बाकी तो बड़ी बड़ी चीजें फिर क्या बताएं, क्या हो रहा होगा आपके साथ। इतनी सी बात से आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी समस्या हो सकती है। तो जब आप इसे समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये समस्या तो वास्तविक है ही नहीं। उत्तराखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जरूरत क्या है, लोग कहते हैं पलायन रोको, हम कहते हैं शिक्षा रोजगार दे दो। पलायन क्यों रोक रहे हो? शिक्षा और रोजगार की बात करो। दूसरी बात, उनको पहाड़ी पे तकलीफ में रखे क्यों हो? पहले तो ये बेशर्मी की हद है। अगर कोई वहां बेचारा फांसी पे लटका हुआ है, अगर वहां से भागना चाहते तो कहें तुम लटके ही रहो, तो तकलीफ में है भाई। वहां उतरना चढ़ना के अलावा कुछ है ही नहीं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, पत्थर पत्थर, लुढ़क रहा बेचारा। अब भाग गया, कहीं कहीं मिल गई दरबानी अरबानी तो भाग गए। एक लड़का अभी, क्या नाम था उसका, देखो, जो अभी उसमें जीता, वो उत्तराखंड में किसी पहाड़ी क्षेत्र का था। उसके घर वाले वहां से अपील करे तुम लौट कर वापस मत आना, तुम लौट कर वापस मत आना, वहां से लाइव दिखा रहे, वहां मत जाना, उतनी तकलीफ हो, कहते वहीं रह जाना। पूरा गांव अपील कर रहा था उसे, तुम लौट कर वापस मत आना। वो प्रतियोगिता जीत गया, टैलेंट है भैया। जरा सा शिक्षित होगा तो पलायन करेगा, ध्यान रखो। पलायन कौन करता है? जहां अधिक समृद्धि, सुरक्षा, सुख के साधन होंगे उसी तरफ मनुष्य जाएगा जो शिक्षित है। पहले शिक्षा दो, फिर रोजगार के साधन सुलभ कराओ, फिर सुख सुविधाएं दो, फिर संरक्षण प्रदान करो। आदमी सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे गांधी जी, झूठे परेशान थे। शिक्षा, अंग्रेजों शिक्षा दो और रोजगार दो, चारों जन अधिकार दो, बोलो ना। क्योंकि तुम चले जाओ तो उनके हाथे लग जाए सिंहासन, दूसरे सिंह बैठ जाए उस पर। वो ना शिक्षा देना रोजगार और दिन भर करें शिकार। तो राज्यासन का नाम भी अपने सिंहासन कर दिया था। तो सिंह कोई अपनी प्रजा रक्षण करता है, वो तो भक्षण करता है। तो आप सब समझ लें कि कितने खतरे में पड़ गए। पलायन का मूल कारण शिक्षा और रोजगार और सुविधा और संरक्षण का अभाव। जहां जहां संरक्षण नहीं है वहां वहां तो आदमी कुत्ते से भी डरता है भाई। चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, ये सब आपको खदेड़ेंगे, आप कैसे रुक पाएंगे? वहां पर जब शिक्षा, रोजगार, सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली,
और संरक्षण, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन सब सुलभ हो तो कोई कहां भागेगा। तो चारों जनाधिकार लो, इनमें जो शिक्षा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन दोनों को सेट कर दिया गया था, ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम में। सनातन धर्म वापस हम लोग ला रहे हैं, सबको शिक्षा, सबको रोजगार का बिल्कुल बजा रहे हैं। ये संस्थागत रूप से भी दिया जा सकता है। हम सरकार से एनओसी की मांग करेंगे, सरकार हमारी संस्था को एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप जो है सारी डिग्रियां आप दे सकते हो, सब प्रकार से पढ़ाई करवा सकते हो। हम देना चालू कर देंगे। इसके लिए 5% भी खर्चा नहीं, अभी जितना खर्च कर रहे हैं उसका 5% भी खर्चा नहीं है। ऑनलाइन चलाना, एक आध दफ्तर मेंटेन करना है, चला लो भाई। सब कोर्स बने बनाए हैं, बुक्स सब ऑनलाइन हो चुकी है पीडीएफ फॉर्म में, सब सुलभ है निःशुल्क रूप से। सबको बोलो एक एक अपना सबको टैग ले लें अथवा सरकार सुलभ करा दे। 2-3 जीबी रोज इंटरनेट पे फ्री कर दो, और वो केवल आपके एजुकेशन के लिए देना चाहते हो तो केवल एजुकेशन के लिए कर दो। उतना जो जो आप ऐप चलवाना चाहते हो उन ऐप के लिए फ्री कर दो, चलते रहे। एजुकेशन ऐप फ्री कर दो, एम्प्लॉयमेंट ऐप फ्री कर दो, एक एक ऐप बनाओ। यहां वहां सब परीक्षा देने की भागने की क्या जरूरत है। एक ऐप में सबको बोलो, सभी कंपनियां उसी ऐप में अपना प्रोफाइल बनाएं, उसी पर जारी करें, उसी में टेस्ट लिया करें, घर बैठ के सब टेस्ट दें। कोई बाहर से उनको कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ड्राफ्ट क्यों लगाए, पैसा क्यों दे, किराया भाड़ा क्यों खर्च करें। घर बैठे आप टेस्ट लो, घर बैठे इंटरव्यू लो, और घर बैठे काम भी दो। अधिकांश दफ्तर वहीं से चला लिया करो, काहे के लिए उसको बुला रहे हो बार बार। तो सभी चीजें आसान हो सकती हैं, इतनी भागम भाग कहां जरूरत है इसकी। बिजली वाले वाहन कब से हम कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनिवार्य कर दो, डीजल और पेट्रोल मंगाना बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उन कंपनियों से यहां मंगाने वालों को कमीशन सेट होगा, तो इसलिए लगातार उसको ऑर्डर देते रहेंगे और कमीशन आता रहेगा। उससे पार्टी का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा सब चलता रहेगा। पर्सनल भी कई लोगों के सेटलमेंट हो सकते हैं। जांच का विषय होना चाहिए, हर सौदे में तो कमीशन है, तो हो सकता है इसमें भी हो। क्योंकि रोक क्यों नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी इतनी उपलब्ध है पिछले 100 साल से। अब 50-60 साल से तो वही लोग देख बिजली उपलब्ध है, तो ये चालू क्यों नहीं कर रहे। बिजली से जब वाहन चल सकता है, चल रहा है, तो इसे अनिवार्य क्यों नहीं करते। क्यों डीजल पेट्रोल फुकवा रहे हो लोगों का। और बिजली पर चार्ज की जरूरत ही नहीं है, फ्री में पैदा होती। तो जितना उत्पादन है, उत्पादन के हिसाब से इसका वितरण फ्री कर दो। उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनको राजकोष से वेतन दे दो, बिजली हो गई फ्री। बिजली को फ्री करो, आणविक बिजली केंद्र लगा दो, दूसरे बिजली केंद्र लगा दो, हर ग्राम पंचायत में एक बिजली केंद्र लगा दो, सबके घर में सोलर अनिवार्य कर दो। ये तकलीफ कहां है इसमें। गैस क्यों मंगाते हो जब इंडक्शन मिल रहा है बिजली वाला। तो इंडक्शन पे बनाओ ना खाना, जरूरत क्या है, बिजली से बनाओ। क्यों इतना धुआं धक्कड़ और सभी तो तमाशा मचाए पड़े हो। लोगों को आप शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण न दे करके दुनिया भर के तिकड़म में अपनी कमीशनबाजी के चक्कर में जनता का खून सुखा रहे हो। सबको सुंदर जीवन मिल सकता है, बहुत सरल है। सड़कें आप इतने सालों से बना रहे हो, एक साल में भी सारी सड़कें आप बना सकते हो। सभी जगह पे जहां भी आपको पुल बनाना है बना सकते हो, पानी की टंकी बनाना है बना सकते हो। ये लिक्विडिटी से ही हो जाता है, उसको लो और वापस कर देना। ये तो जनता से वापस किया जाता है। जहां 100 रुपए जनता खर्च कर रही है, घूम के जा रही है पहाड़ी,
और अगर सीधा आप नदी का पुल बना दो तो वो जो 100-150 रुपए खर्च कर रहा था, अब उससे मात्र 5-10 रुपए का टोल टैक्स नहीं, उसका काम चल जाएगा, तो जनता तो फायदे नहीं रही। तो ये बनाते क्यों नहीं? सब जगह सुंदर सुंदर हर गांव पंचायत सभी जगह बना दो ना सड़क, दिक्कत क्या है? 100 सरकारी कर्मचारी यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियुक्त कर दिए जाए, 1 लाख तक आबादी को एक ग्राम पंचायत बना दिया जाए, बाकी ग्राम पंचायतें बंद की जाए, मात्र 15,000, 12.5 से 15,000 ग्राम पंचायतें ही विकसित करनी पड़ेगी 1 लाख आबादी वाली, 20-20 हजार घर वाली। अब पूरे देश की 150 करोड़ की आबादी खपत हो जाएगी। आप 2.5 लाख ग्राम पंचायतें फालतू बनाए बैठे हो, कोई मतलब नहीं होगा। सभी ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 100 कर्मचारी नियुक्त करो, वहां अपने आप 50 करोड़ का टर्नओवर वहां क्रय विक्रय होने लगेगा बाजार में बड़े आराम से। कोई ग्राम पिछड़ा नहीं रह जाएगा, सब विकसित हो जाएंगे, सबके कच्चे घर पक्के हो जाएंगे, सबको धंधा निकल आएगा, वहां सब आसानी से हो सकता है, पूरे देश का उद्धार किया जा सकता है। हम लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन सब इनको सबको दे भी रखा है, हर पार्टी को दे रखा है, सब साइलेंट रहते हो, सब सरल है। हमसे पूछ लें एक बार, कोई पार्टी, वो तो देखते ही प्रस्ताव डर जाते हैं कि ये तो सही बात है। उन्हें प्रजा को लूटना है, प्रजा को पता नहीं है कि बेचारी लूट रही हो गुलाम, इसीलिए उसको अनपढ़ रखा जाता है कि कुछ जानने समझने ना पाए, मुर्गा बनी रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं एजुकेशन टुवाल कर दो, तो वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ा लिखा हो जाएगा तो सब समझ जाएगा उनका रहस्य, जितना वो कूटनीतिक कुटच्चरीपना कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। तो एजुकेशन टुवाल और एम्प्लॉयमेंट टुवाल, ये बेसिक जो है मूल समस्या है, और इसका सहज ही समाधान है। बस इसका जो नियंत्रण कर रहे हैं, वो अपना पैर हटा लें, मरीज ठीक हो जाएगा। आप उसका जो ऑक्सीजन वाला पाइप है ना, उस पर से अपना पैर हटा लें, मरीज तुरंत ऑक्सीजन उसको मिलने लग जाएगी और वो एकदम चंगा हो जाएगा। आप मरीज पैर तो हटा नहीं रहे और मरीज की चिंता में सूखे जा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो कि मरीज को बचाने में लगे, मरीज का कल्याण, मरीज को राशन, मरीज को फला, मरीज को मतलब जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण, मानव कल्याण। अब कल्याण माने होता है विनाश, और प्रजा आज तक नहीं समझ पाई कि कल्याण माने विनाश होता है, कल्य माने नशा होता है, कल्याण माने होता है नाश। इसके बावजूद आपका कल्याण कर रहे हो लगातार, तो सावधान रहो। उन लोगों के कार्यक्रम बहुत खतरनाक है। अपना कल्याण मत कराओ, अपना उद्धार कराओ, उत्थान कराओ, उन्नति करो। तो बहुत समझ की जरूरत है। जैसे जैसे आप सही बातों को समझेंगे, पूरी दुनिया में ये जो शिक्षित वर्ग है, इसने ही ये 1 से 5% इसमें धूर्त हैं जो पूरा कैप्चर किए हुए हैं। 95% के सभी पाइपों पर, ऑक्सीजन पाइपों पर पैर रख के खड़े हैं, मरीज तड़प रहे हैं, और उनके तड़पन में ही उनकी मदद का नाटक खेल रहे। आयुष्मान कार्ड ले लो, अरे पैर तो हटा लो तुम, आयुष्मान कार्ड के बिना ही वो ठीक हो जाए। ऑक्सीजन पर से पैर, जो ऑक्सीजन का जो पाइप है उस पे जूता पहने खड़े हैं। शिक्षा रोजगार दोनों की ऑक्सीजन रुकी हुई, वो दबाना है बेचारे, उनकी मदद कर रहे हैं, मदद का पाखंड कर रहे हैं, मदद कर करके वोट ले रहे हैं। राशन पियो, उनको मालूम है जितना राशन उतना तगड़ा शासन। तो आपका राशन कार्ड बनाते हैं, शासन कार्ड नहीं बनाते। आपको मताधिकार इसलिए नहीं देते, सारे मताधिकारों 1% लोगों ने अपने पास रखे हुए, जनता को मताधिकार से वंचित किए हुए। तो जब आप इसको समझोगे
कि आपकी मिल्कियत ही उन लोगों ने छीन रखी, आपको गुलाम बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सजग होना पड़ेगा अपने शिक्षा के प्रति, अपने रोजगार के प्रति। दो चीजें अपनी सुव्यवस्थित करो और नौकरी छोड़ छोड़कर रोजगार की तरफ बढ़ो, रिसोर्स उत्पन्न करो, शिक्षा प्राप्त करो, अज्ञान और गंवार बनकर जीवन में जियो। अज्ञानी और गंवारी दोनों खतरनाक है। शिक्षित बनो और समृद्ध बनो, ये बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें अगर राजनीतिक रूप से नहीं हो पा रहा है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों की पार्टी को समय लगेगा इतना सब जनता को समझाने में, तो इसे सामाजिक रूप से ही आप सब जागरूक हो जाओ और अपने शिक्षा और रोजगार का प्रबंधन करो, सुव्यवस्थित जीवन जियो। आप गुलामी से छूट जाओगे। अज्ञान ही गुलामी का मूल है, अशिक्षा ही गुलामी का मूल है, फिर गुलामी ही गरीबी का मूल है। आप गुलाम बन जाओगे, नौकर बन जाओगे, रिसोर्स आपके पास कभी नहीं बनेगा। रिसोर्स बनाओ, उस पर काम करो, और रिसोर्स से जो उत्पादन होता है उसके स्वयं मालिक बनो। तो ये आप सबको समझना होगा कि कहाँ गलती हो रही है और इसको दूर करना होगा। कश्मीर कुछ नहीं है, कश्मीर का पलायन भी कहीं नहीं है। मूल समस्या शिक्षा और रोजगार की है। ये मिल जाए तो मुसलमानों का आक्रमण भी रुक जाएगा। मुसलमान भी इसी चक्कर में है क्योंकि उसको भी नहीं मिल रहा है, तो वो हथियार हाथ दूसरों का खींचतान कर रहा है। हर जगह, हर देश में पैठ बना रहा है, हर जगह की जमीनें हथिया रहा है, हर जगह का सब सिस्टम कैप्चर कर रहा है। अब पूरी दुनिया कर रही है कैप्चर। जो भी सबल है वो कैप्चरिंग में लगा हुआ है। तो सबल और अबल का नाटक समाप्त होगा जब ये न्यायशील शिक्षा रोजगार दोनों मिलने लगे, बात समाप्त हो जाएगी। जस्टिस की जरूरत है। आज का समय समाप्त हो रहा है, तो अगले सप्ताह पुनः हम लोग उपस्थित होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। न्याय की समझ का विकास और न्याय को प्रतिष्ठित करने का ये अद्भुत प्रयास न्याय धर्म सभा द्वारा आप सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है, प्रिय लगने लगा है। ये अच्छी बात है। धीरे धीरे आप सभी लोग इसको जन जन तक अपनी तरफ से भी पहुंचाते रहे, मौखिक रूप से पंपलेट के माध्यम से आगे बढ़ाएं। ये लाइव टेलीकास्ट को भी अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचाते रह सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।